सोर्सिंग कहाँ से करनी है प्रोडक्ट ढूंढते वक्त, क्या हमें ये देखना है कि यार मेरी लेदर की फैक्ट्री है तो मुझे लेदर की प्रोडक्ट्स को बेचना है, या कुछ और उसके पैरामीटर्स हैं और हमें कहीं और से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। इस लेक्चर के बाद आप काबिल हो जाएंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढें आप ख़ुद फैसला कर सकेंगे कि मुझे इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचना है या नहीं बेचना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, दोबारा एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन पे बेचनी है उसका कंपटीशन कम होना चाहिए, उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को देखते हुए हमने प्रोडक्ट को ढूंढना है। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज़ जो कि टेक्निकल क्राइटेरियाज़ हैं, हम आज उनको डिस्कस करेंगे और आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी आइडिया हो, उस क्राइटेरिया के अंदर आपने पुट इन करना है और वीडियो के बाद आप खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि फ़ैसला कर लेंगे कि क्या इसको आप अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो चलें उस क्राइटेरिया को देखते हैं। बेसिकली ये क्राइटेरिया, मैं इसको क्या कहता हूँ, ये कॉमन सेंस है बिल्कुल एक आम आदमी के लिए कि यार अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे आके सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे इसको बेचना है या नहीं बेचना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। नंबर 1 आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है वो आप FBA करेंगे। FBA क्या होता है, इस पे पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन मींस कि हमने जो भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है या सोर्स करनी है उसको हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना है और वहां से हमने उसको बेचना है। एक बात तो तय है कि हम पाकिस्तान से हर ऑर्डर को 1 बाय 1 करके डिलीवर नहीं करेंगे या चाइना से 1 बाय 1 करके डिलीवर नहीं करेंगे। हमने किस कैटेगरी में जाके बेचना है, अमेज़ॉन FBA के अंदर। जब बात आती है FBA के अंदर तो डेफिनेटली अमेज़ॉन हमसे FBA चार्जेस चार्ज करता है। FBA के पैसे चार्ज करने का जो अमेज़ॉन का क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट को हंट करने में। अमेज़ॉन आपसे FBA के चार्जेस चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट्स वेट, आपकी प्रोडक्ट का वज़न कितना है, उसके साइजेस क्या हैं। जब भी हमने प्रोडक्ट हंट करनी है हमारा इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि उसका वज़न 0.5 kg यानी कि आधा किलो से कम हो। जो भी प्रोडक्ट आप बेचें उसका वज़न आधा किलो से कम होना चाहिए। भारी होगी तो अमेज़ॉन आपसे FBA के बहुत ज़्यादा चार्जेस चार्ज करेगा, ठीक है। प्लस उसकी जो साइज़ डायमेंशंस हैं वो भी विद इन 5 इंचेस 6 इंचेस, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमेज़ॉन का वेयर हाउस आपने यूज़ करना है। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होएगी, हैवी वेट होएगी, अमेज़ॉन उसी बेस पे आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे और आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाएंगे। लाइट वेट प्रोडक्ट होगी, डायमेंशंस उसकी कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने नहीं सिलेक्ट करनी जो कि फ्रेजाइल हो। फ्रेजाइल से मुराद जो कि टूट सकती हो। कोई डेकोरेशन पीसेस या ग्लास से बनी प्रोडक्ट्स आपने नहीं बेचनी है अमेज़ॉन पे क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जिसमें एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी मैंने टायर बेचने हैं, टायर वैसे तो हमारे पहले क्राइटेरिया से ही बाहर हो जाता है कि वो वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है, वेट वाइज ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ एक्सपायरी डेट का। टायर्स के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं सेल होती तो अमेज़ॉन पे पड़े पड़े अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई तो वो आपके सारे पैसे ज़ाया हैं। इसी तरह फूड आइटम्स में नहीं जाना क्योंकि उसमें भी एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं फूड की जिनकी 4-4 साल एक्सपायरी डेट है, 4 साल में तो हम बेच ही लेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन वो अगले क्राइटेरिया पे आके मीट नहीं करेंगे। वो क्राइटेरिया है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसमें सर्टिफिकेशंस रिक्वायर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली है, हंट कर ली है जो कि बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि खाने में इस्तेमाल होती है, उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन अमेज़ॉन डिमांड करेगा कि यार अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं और आपकी प्रोडक्ट्स ये लैब टेस्ट क्लियर करती है तो मैं आपको इजाज़त दूंगा कि आप उसको अमेज़ॉन पे बेच सकें। आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी। ज़्यादातर इसमें टॉयज़ आ जाते हैं। आपने बच्चों के टॉयज़ हैं जो बच्चे अक्सर मुंह में भी डाल लेते हैं, तो अगर आपने किसी ऐसे गंदे मटेरियल से वो टॉयज़ बना लिए हैं जो कि बच्चे मुंह में डालेंगे और बीमार हो जाएंगे या वो मुंह में डालते ही टूट जाएंगे और उनके हलक में जाने का चांसेस होएगा, तो अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको पूरे उसकी सर्टिफिकेशंस रिक्वायर होंगी उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचने के लिए। उसके बाद
आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशन का मतलब होता है ऑप्शंस। मींस कि आपने जो भी प्रोडक्ट ढूंढी है, आप अमेज़ोन पे जाके देखते हैं और देखते हैं कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उनकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाके हमें 3-4 ऑप्शन मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ब्लू पेन बेच रहा है तो इसको हम कहते हैं कि वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर वो ब्लू पेन के साथ ये ऑप्शंस भी दे रहा है कि भाई मेरे पास रेड पेन भी है, ब्लैक पेन भी है, ग्रीन पेन भी है, इट मीन्स कि उसके पास वेरिएशंस मौजूद हैं, उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। कस्टमर हमेशा उससे ख़रीदता है जिसके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं। लेकिन बाज़ प्रोडक्ट्स ही ऐसी होती हैं जिसमें ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं होती, वो एक ही प्रोडक्ट होती है, आपने सुकून से गए ख़रीदा, सब लोग एक ही बेच रहे हैं। मैं वेरिएशंस को अवॉइड करना क्यों आपको कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ ब्लू पेन बेच रहे हो तो आपने अगर ब्लू पेन बेचना है तो आपको, मिसाल दे रहा हूँ, आपको $1000 लगा। लेकिन अगर आप रेड, ग्रीन और येलो भी बेच रहे हैं तो आपको हज़ार डॉलर उन पे भी इन्वेस्ट करना है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट $1000 की थी वो $5000 पे चली गई है। सो जब इतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है तो फिर बेहतर ये है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगे। ये एक मिसाल दी है, $1000 यूजुअली लगता नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट लगती है। सो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसमें वेरिएशंस होती हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ढूंढ के ये देखना होता है कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो बेच रहे हैं वो कितनी रेटिंग्स रखते हैं। रेटिंग से मुराद क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि 4.5 स्टार्स, 5 स्टार, 3 स्टार्स, 5 सितारे बने आ रहे होते हैं हर लिस्ट के ऊपर, और उस पर कस्टमर आके उसको रेट करते हैं कि ये किस लेवल की प्रोडक्ट है। सो आपने जो भी प्रोडक्ट ढूंढनी है उसकी रेटिंग्स 4.5 प्लस होनी चाहिए। अगर 4.5 से कम है, 4 भी चल जाती है, लेकिन कोशिश करें 4.5 को टारगेट करें। इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपेटिटर्स बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट के बारे में लोग ज़्यादातर अपनी अच्छी राय रखते हैं। बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनकी एवरेज रेटिंग्स पहले सफ़े पे जो है वो 3, 3.5 होती है। इस मीन्स कि आप जो मर्ज़ी कर लेंगे आपको भी इसी के एवरेज में रेटिंग्स मिलेंगी। सो आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि किसी का पेटेंट है, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग हम कहते हैं वो यार बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, नू ला दो, पता चलता है यार वो किसी की मलकियत है, वो डिज़ाइन पेटेंट है या वो किसी और का डिज़ाइन है। तो आप अमेज़ोन पे इस तरह का काम नहीं कर सकते। अमेज़ोन बड़ी सख्ती से इस चीज़ को लेता है कि भाई आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर सकते, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और भी काफ़ी मसाइल आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस बंदे की आप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं वो आप पे डायरेक्ट केस भी कर सकता है। सो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनका आपने ख्याल रखना है प्रोडक्ट हंट करते हुए। लाइट वेट होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ भी मैं आपको ऐड ऑन कर, बेसिकली ये सारी कॉमन सेंस है लेकिन बताना ज़रूरी है। उम्मीद है आपने कॉपी पेंसिल पकड़ी होगी और चीज़ें नोट कर रहे होंगे। आपने कोई भी ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं बेचनी। लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा देर नहीं हुई उसको अमेज़ोन पे लॉन्च हुए तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट की तरफ इशारा कर रही है, जिसका एकदम बूम आता है उसके बाद वो एकदम गिर जाती है। अब खुदा ना खास्ता आपने एक ज़्यादा इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की ख़रीद ली और उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया तो फिर आप फारिग है। ट्रेंड कैसे पता करते हैं, पेटेंट कैसे पता करते हैं, इंशाल्लाह ये हम बारी बारी सब सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या हमारा क्राइटेरिया होता है। सो आपने ये भी देख लिया कि वो चीज़ ट्रेंडी नहीं है। अब अगली चीज़, आपने कोई फ़ैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचनी। क्यों? आपको पता है फ़ैशन किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। अगेन आपने अच्छी खासी इन्वेंट्री अपने पास मंगवा ली, वो इन्वेंट्री अगर आप नहीं बेच सके टाइम पे और उसका फ़ैशन चला गया तो वो सिर्फ अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रह जाएगी और आपको सिर्फ उसकी जो है ना वो स्टोरेज फ़ीस आपको जो है ना वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि डेंजरस गुड्स के अंदर आती हो, हज़ार्डस गुड्स के अंदर आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचनी। आपने कोई मैग्नेट्स वगैरह, कोई लिक्विड से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचनी जिन्हें आग लगने का डर हो, जिनकी शिपमेंट के दौरान जो है ना वो आग के चांसेस हों। उसके बाद आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जहाँ पर कोई ब्रांड डोमिनेट कर रहा हो। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, आप कहते हैं कि जी मैंने तो कैमरा बेचना है, ठीक है, नाइकॉन का कैमरा बेचना है, और आप जब चले जाते हैं तो आपका कैमरा कौन ख़रीदेगा? क्योंकि वहाँ पर अरसलान कैमरा या मीट मूगल्स कैमरा कोई नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नाइकन बैठा है, सोनी बैठा है, बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट।
ये तो वो ब्रांड्स हैं जो कि वेल नाउन ब्रांड्स हैं, जो हम यहाँ से भी हमें पता है कि यार ये भी कोई ब्रांड है। लेकिन बहुत सारे यूएस बेस्ड ब्रांड्स होते हैं जिन्हें हमें तो नहीं पता होता, लेकिन जब आप अमेज़ॉन पे रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर टॉप पेज पे 20 लोग बेच रहे हैं तो सबके पास $1000 की सेल आ रही है, और एक बंदा ऐसा बैठा है जो कि $25,000 की सेल कर रहा है। इट मीन कि सारी सेल तो उसकी तरफ जा रही है। इनको भी हम ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं चूज़ करनी जो FBM डोमिनेंट प्रोडक्ट हो। FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं एज ए FBA, और वहाँ पर अगर सारे सेलर्स FBM पे बैठे होंगे तो आप कभी भी उनके साथ प्राइस कम्पीट नहीं कर सकेंगे। FBM में यूजुअली चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। FBA और यूजुअली FBM वो प्रोडक्ट्स की जाती हैं जो कि हैवी वेट होती हैं। सो अगर आप FBA कर देंगे ऐसी प्रोडक्ट को जो कि हैवी वेट है और आपके कंपैटिटर्स FBM कर रहे हैं, तो आप कभी भी उनके साथ प्राइस मैच नहीं कर सकते। फिर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जिसमें प्राइस वॉर चल रही हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने डाटा एनालिसिस किया, एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, उसका कीवर्ड लिखा और आपने देखा कि यार इसकी प्राइस तो जो है ना वक्त के साथ साथ कम हो रही है। जब ये लॉन्च हुई थी $14 पे हुई थी और आज ये $9.99 पे बिक रही है, तो आप समझ जाएं कि ये प्रोडक्ट वक्त के साथ अपनी प्राइस को कम कर रही है। सो इट मीन्स इसके कंपेटिटर्स भी कम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट प्राइस वॉर के अंदर चल रही है। तो हमने प्राइस वॉर को अवॉइड करना होता है, अदरवाइज़ हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का वो वायलेट होता है कि वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोडक्ट हंट करते हुए देखनी है वो ये है कि आपने अपना जो भी एक पर्सनल इंटरेस्ट है उसको साइड पे रख के करना है, अपने ब्रेन को खोल के करना है। आपने ये नहीं कहना कि मुझे तो ऑटोमोबाइल पसंद है तो मैं कोई ऑटो की प्रोडक्ट को ही पिक करूं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी जो कि फ़ीमेल्स बाय करती हों। ख़वातीन की एक आदत होती है, वो प्रोडक्ट लेती हैं और उसके बाद उन्हें पसंद नहीं आती ज़्यादातर और वो वापस कर देती हैं। इस मेरे पॉइंट के दो पहलू हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो आपको यकीन है कि ये रिफ़ंड नहीं आएगी, तो फिर फ़ीमेल कैटेगरी से अच्छी कोई कैटेगरी ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपर फ़ीमेल्स होती हैं। मैन कैटेगरी को मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ, या आप कोई ऐसी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं जो कि दोनों के लिए हो, ठीक है, मैन और वेमेन के लिए। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि मैन को अगर कोई प्रोडक्ट नहीं भी पसंद आई ना तो वो पड़ी रहती है, वो आके आपको रिफ़ंड करने के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। ठीक है, सो आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें आपको रिफ़ंड्स रिटर्न्स ना आए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ना हो। दूसरी बात, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर लेनी बेचने के लिए जिसमें कस्टमर सपोर्ट रिक्वायर हो। कस्टमर सपोर्ट क्या होती है? लाइक आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचें जो कि प्री फैब्रिकेटेड है। लाइक वो कस्टमर के पास जाएगी एक बॉक्स के अंदर, कस्टमर उसको खोलेगा, अंदर मैनुअल होगा, वो मैनुअल पढ़ेगा, फिर 1 बाय 1 स्क्रू के साथ उस प्रोडक्ट को जोड़ेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। इसके लिए वो आपको बेशुमार आपका सर खाएगा, क्वेश्चन आंसर्स करेगा, और गलत जोड़ते हुए अगर उसे कुछ टूट गया तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वो रिटर्न कर देगा। गारमेंट्स में नहीं जाना, क्यों? वहाँ पर वेरिएशन है, एक ही शर्ट है, वो स्मॉल लार्ज मीडियम, ये इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑलरेडी आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं बेचनी, क्यों नहीं बेचनी? उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स क्लेम्स आने के चांसेस होते हैं। एक प्रोडक्ट आपने शिप किया, जाते हुए झटके लगे, उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कोई कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आपको वो रिफ़ंड आ जाएगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि बिल्कुल मेरा ख्याल है कि कॉमन सेंस से रिलेटेड है कि आपको क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना। ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आपने जहन में रखना है जब भी आप अमेज़ॉन पे काम करें। और इंशाल्लाह अगर इस क्राइटेरिया को देखते हुए आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली है और वो इस सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है तो आप खुशकिस्मत हैं। अब अगला काम आता है उसकी सोर्सिंग करने का। इंशाल्लाह हम सोर्सिंग के लेक्चर पे भी जाएंगे, लेकिन अभी एक और लेक्चर इंशाल्लाह हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों के ये सारे क्राइटेरिया सुनने के बाद आपके ज़हन में एक चीज़ आएगी, सर आपने तो इतनी ज़्यादा हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी? इसे हम कहते हैं आइडियाज़ जनरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए प्रोडक्ट के आइडियाज़ कहाँ से